सरस्वती, अधिकारी वृंद, सभी आचार्य बंधु और बहनें, कल हमने जो बातचीत की थी, सभी लोगों ने हमारी प्रेजेंटेशन को सुना। उसमें से मैं केवल 5 लोगों से पूछूंगा कि आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी, टचिंग, ये बात मुझको बहुत अच्छी लगी और इसको मैं करूंगा या करूंगी। एनी वन पॉइंट विच यू लाइक मोस्ट एंड यू विल डू, एनी 5, यस। अपने पाठ्यक्रम में जो हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो नवाचार मतलब गीत के माध्यम से बच्चों को बोरिंग ना लगे, गीत के माध्यम से अपनी क्लास को एक्टिव रखना। जैसे आपने कल हमारा जो समा बांधा रखा, वैसे हम भी अपने क्लास में बांधना चाहिए। अच्छा, म्यूजिक को आप अपनी टीचिंग का पार्ट बनाएं, वेरी गुड। 2 लोग और, यस। जब लेसन पढ़ाएंगे वहाँ पाठ पढ़ाएंगे, अपने महापुरुषों का परिचय भी उस पाठ से संबंधित करते हैं। वेरी गुड। हम अपने सभी पाठों में अपने भारतीय संदर्भों को जोड़ेंगे, ये आप करेंगे ना? जी। हाँ, नेक्स्ट है जी। भैया बहनों को जॉयफुल लर्निंग का वो संज्ञा आते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे जॉयफुल लर्निंग के लिए? क्रियात्मक एक्टिविटी द्वारा कराएंगे। अच्छा, उधर से एक भैया और। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय हमें थोड़ी सी योगा भी करा देनी है जिससे वो रिलैक्स महसूस हो। हाँ, शारीरिक और योग को क्लासरूम में थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, वेरी गुड। अभी ये सब काम क्लासरूम में कैसे हों, तो इसके लिए हमने एक टॉपिक है, उसको हमने नाम दिया है क्लासरूम ट्रांजैक्शन। हमारे पास क्लासरूम ट्रांजैक्शन की भेजी थी, जोशी जी को नहीं आ पाई, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? रिसोर्सफुल। अब हम बिना प्रेजेंटेशन के प्रेजेंट करें, ये स्थिति आ गई थी। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन, ये हम क्लासरूम में भैया बहनों के पास कैसे पहुंचाएं, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि व्हाट वी नो, व्हाट वी डू, इट शुड बी ट्रांसफर्ड, डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। हम बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन भैया बहनों के पास तक हमारी बात नहीं पहुंचती, तो वो क्लासरूम ट्रांजैक्शन कैसे अच्छी हो, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डी रामकृष्ण राव, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भेजी थी क्लासरूम ट्रांजैक्शन। उसमें 21-22 एक्टिविटीज हैं, वो अगर हम क्लासरूम में ठीक से करते हैं तो जो विषय वस्तु हम भैया बहनों को पहुंचाना चाहते हैं वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा 5 शब्द प्रयोग किए हैं। नंबर 1, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पहला काम क्या है? अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कल आपको एक्सपीरियंस हुआ और आपने अभी बताया कि मैं ये काम करूंगा। किसी ने कहा कि हम म्यूजिक को जोड़ेंगे, किसी ने कहा हम योग को जोड़ेंगे, किसी ने कहा हम क्रिएटिविटी को जोड़ेंगे। ये आपने कैसे कहा? ये आपने अपने एक्सपीरियंस का रखा। मैंने जो बोला, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ अच्छा आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। अभी हम क्लास में हैं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैपनिंग ये हो रही है। किसी को वंदना में कुछ एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। अभी ने वंदना में जो बीच में ध्यान करते हैं 1-2 मिनट का, उसमें मैं ये सोच रहा था, हे परमेश्वर, मेरी प्रेजेंटेशन नहीं आ पाई है तो मुझे इस लायक बनाना माँ सरस्वती कि मैं अपना ये सब पूरा कर पाऊँ। ये मुझे एक्सपीरियंस है। इसका एक्सपीरियंस करते करते मुझे 10-15 बाद याद आया। इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो हम सभी को स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक्सपीरियंस होता है इमेजिनेशन के आधार पर। तो एक बात लिखिए, ये पहले 5 बातें लिखिए। नंबर 1 एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रयोग आधारित अधिगम। नंबर 3 है
इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन। हर बच्चे में कोई ना कोई कला होती है, वो पढ़ाई में कैसे इंटीग्रेट करे, आर्ट इंटीग्रेशन, तीसरी बात। और चौथी बात है आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों में बहुत अंतर है। आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, हमको क्लास में ये आर्ट आनी चाहिए कि हिंदी में मैं कैसे फिजिक्स जोड़ूं, फिजिक्स में कैसे म्यूजिक जोड़ूं, गणित में कैसे कुछ जोड़ूं। तो ये होती है आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। कितनी बातें हुई? पहली क्या हुई? दूसरी, तीसरी आर्ट इंटीग्रेशन, चौथी आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और पांचवी बात है म्यूजिक, पीईटी और एआई, एसीटी। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा जो टीचर क्लासरूम में इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, एआई का प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, फिजिकल भी कराएंगे, म्यूजिक भी कराएंगे, एक काम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 5 काम हमें ध्यान में रखने हैं जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये 5 काम ध्यान में हैं, इनको कराने के लिए मान लीजिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अभी मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ, ठीक है? आप अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका 7 दिन का वर्ग हुआ। इस पूरे वर्ग में आपको बहुत सारे विषय पढ़ाए गए, आपने सबने सुने हैं, अच्छी तरह से समझे हैं। इसको समझने के बाद कोई एक बात सुनने के बाद सुनी है उससे हटकर, जैसे आपने मेरी बातें सुनी, सुनने के बाद कोई एक नई बात आपके मन में अपने आप बनी, वो बताना। एनी वन थिंग जो आपने सुनकर के, सुने हुए बिंदुओं से हटकर के कुछ सोचा, बताइए एक बात। जैसे मैं कल से यहाँ आप लोगों के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ जितने आचार्य बंधु और बहनें आए, वो सभी बहुत सबमिसिव, वो सभी स्वीकार करने वाले, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मेरे सत्र में कोई नहीं सोया, कोई नहीं रोया, न किसी ने किसी की चुटकी ली, न किसी ने किसी को धक्का दिया, न किसी ने किसी की कुर्सी हिलाई, न कोई घात है, न प्रतिघात है। क्या अजीब बात। ये जो मैं देख रहा हूँ कि सभी आचार्य कितने सुंदर ढंग से सुनते हैं, कहीं भी कोई इनडिसिप्लिन नहीं हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कहीं मेरे टॉपिक का विषय नहीं था, बट आई एक्सपीरियंस। ऐसी एक बात आप बताइए, इस वर्ग को अटेंड करने के बाद मुझे ये वाली बात मैंने एक्सपीरियंस किया। यस, आप ही बताइए। बैठे बैठे, हाँ बोलिए, सीखे जरूर है। हाँ, कौन बोल सकते हैं? यस। मैंने यहाँ जो भी सीखा उसमें मैं विद्यालय में जाके मैं किसी महापुरुष का पहले मैं स्वयं बन के जाऊँगा, बच्चों से ये आग्रह करूँगा, उस विषय में उस महापुरुष के बारे में बच्चों को बताऊँगा, फिर उनको मौका दूँगा कि आप इस महापुरुष के गुणों को धारण करें, उनके विषय में बताऊँगा और बच्चों को फिर महापुरुष मैं खुद ही बनवाऊँगा। वेरी गुड। किसी महापुरुष को रोल मॉडल मान करके भैया बहनों से कहेंगे उस महापुरुष के हम में कौन कौन से गुण आए। बहुत अच्छा, ये एक्सपीरियंस है, ये किसी को बताया नहीं गया, अब आप बता रहे हैं, ये भी एक्सपीरियंस है। दूसरे को सुन के जैसा कि मैंने द्वितीय वर्ष किया था वर्ग में, तो वहाँ प्रतिदिन क्या होता है, किसी एक महापुरुष का परिचय। मैं एक कह रहा हूँ कि डेली हम किसी एक महापुरुष का परिचय बच्चे को लिखाकर उसको डेली महापुरुष का परिचय प्रिय वंदना हमें उसको कराएंगे। महापुरुष परिचय नियमित कराएंगे। इधर कोई एक है, टाइम कम। जैसे यहाँ समय अपने टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, वैसे टाइम में नहीं। यस, वेरी गुड। हमने एक्सपीरियंस से ये एक्सपीरियंस किया कि हम अपने घर पर अपने विद्यालय में टाइम मैनेज करेंगे। और लास्ट एक, सर, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी,
वेरी गुड। कॉन्फिडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये जो बातें हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ लिखाया जाता है, हर बच्चा अपने ढंग से उसको सोचता है। सोचने के बाद अपनी ओपिनियन बनाता है, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराने के लिए एक हमने प्रयोग किया है, हर बच्चे से हर लेसन के बाद आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा प्रश्न आया, जो किताब से हटके है, हमने बताया उससे हटके है, इसको हम कहते हैं माई क्वेश्चंस, माई क्वेश्चन माई आंसर। ये एक एक्टिविटी कराइए। देखिए, हर एक भैया बहन से कहिए कि इस पाठ को पढ़ने के बाद मेरे मन में ये क्वेश्चन आया और इसका ये आंसर हमने बनाया है। ये होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम विद्यालय में कभी मौका ही नहीं देते भाई। बच्चों ने वर्क फोर्स एनर्जी, ये पाठ आपने पढ़ा दिया, उसने पढ़ लिया, लेकिन उसके मन में ही प्रश्न आया कि ये फोर्स, एनर्जी और पावर और पोटेंशियल, ये चारों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन चारों में अंतर है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब मैं इनको खींच रहा हूं, दिस इज पावर। अब बच्चे को खींचते समय एनर्जी लग रही है या पावर लग रही है? मैं जो बोल रहा हूं प्रश्न बना करके, ये मेरा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल दिखाई नहीं देता, लेकिन एनर्जी और पावर को सपोर्ट करता है। तो एनर्जी, पावर, पोटेंशियल और फोर्स, इनके अंतर को बच्चे के दिमाग में प्रश्न आया, आखिर में अंतर क्या है? तो एक बच्चे से पूछा कि ये एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, ये होता है, लेकिन बिजली एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। तो जहां से एनटीपीसी से जो एनर्जी बन के आ रही है, वहां तो पावर लिखा है, वहां क्या लिखा है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। लेकिन जब घर में आ रही है बिजली, तो हम कहते हैं एनर्जी है। अब बच्चे के दिमाग में जब ये प्रश्न उठा, या उसका अपना एक्सपीरियंस है, तो पावर और एनर्जी में क्या अंतर है? छोटी छोटी बातें बच्चे अपने एक्सपीरियंस से, उनके मन में जो प्रश्न आए, हर लेसन के बाद हर बच्चे के मन में कोई प्रश्न आता है, वो होता है उसका एक्सपीरियंस। तो हर एक भैया से ये कहिए, आपने ये पाठ पढ़ लिया, मेरे क्वेश्चन और मेरे आंसर ये तुम अपने आप बताओ, वो सही है कि चाहे गलत है, उनको लिखने दीजिए। माई क्वेश्चंस माई आंसर्स। ये हर लेसन के बाद जब होगा, उसमें उस स्टूडेंट का अपना एक्सपीरियंस दिखाइएगा। आप सही गलत मत करिए, इसमें सही गलत की छूट रखिए। जैसे ही बच्चा कुछ दिन तक ये काम करना शुरू करता है, तो महीने 2 महीने में उसको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन तो वंडरफुल है। अब एग्जामिनेशन में 40% क्वेश्चन वर्ड से आते हैं, ऐसे ही आते हैं। उनसे पूछा, एक 10th में इंग्लिश कौन कौन पढ़ाते हैं? 10th वाले हैं? चलो, एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आइस एंड फायर। तो लोग कभी कहता है कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बर्फ इतनी पिघल जाएगी कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ये जो फायर है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये इस दुनिया को खत्म कर देगी। पहाड़ों का क्या हाल होगा देख लेना। तो पोएट कहता है आइस विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, फायर विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। लेकिन एक लड़का कहता है नॉट आइस नॉट फायर बट आवर डिजायर विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। आग खत्म नहीं करेगी, फायर खत्म नहीं करेगी, ये सब खत्म कर देंगी हमारी डिजायर्स, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है। हमने पहाड़ों का दोहन कितना बुरी तरह से किया है, शोषण कितना किया है, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग हमारी डिजायर्स की वजह से हो रही है। अब बच्चे का एक्सपीरियंस क्या कहता है? नॉट आइस नॉट फायर बट आवर डिजायर्स विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। ये किताब से हटके बच्चा लिख रहा है, ये आंसर ज़्यादा ठीक है, ये आंसर ज़्यादा ठीक है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
इसमें तर्क वितर्क की गुंजाइश होती है, लेकिन बच्चों को सोचने दीजिए बियॉन्ड बुक्स नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे शुड रेज देयर क्वेश्चंस। उनको अपने प्रश्न करने दीजिए, उनके आंसर देने दीजिए, कुछ दिन बाद बड़ा आनंद आएगा, एक्सपीरियंस है। अब ये पांचों काम होंगे कैसे? तो क्रम से कल हमने 4 काम तो कल बता दिए थे, 4 काम बताए थे। पहला कोलैबोरेशन, क्या बताया था पहला? ये आपको पता है, क्लास में जाएं तो अभी हमने कोलैबोरेशन से शुरुआत की थी। पहले पूछा, भले ही 5-6 हमारी बहनें भैया बोले, लेकिन हमने पूछ करके शुरुआत की थी। कल की बात सभी बोल सकते हैं, लेकिन टाइम कम था। सबके अपने अपने प्रश्न हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। किसी को कोई बात अच्छी लगी, किसी को कोई बात अच्छी लगी, तो दे आर फ्री। तो कोलैबोरेशन करें क्लास में सबसे पहले। उसके बाद क्या काम हुआ? क्रिएटिविटी। उसके बाद क्या हुआ? क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ। क्रिएटिविटी कैसे होती है? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। मैंने मैं एक बात बोलता हूँ, आपको उस बात के पक्ष में और इनको विपक्ष में बोलना है, ठीक है? बात बहुत सरल है। When power increase, जब सत्ता बढ़ती है, लिबर्टी कंसाइजेस, हमारी स्वतंत्रता संकुचित होती है। जितनी अधिक सरकार होगी, गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, उतनी ही हमारी स्वतंत्रता कम होती जाती है, ठीक है? बात समझ में आती है? आपको ये कहना है यस, हाउ? जितनी सरकार सशक्त होगी, उतनी मनुष्य की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, ठीक है? ये प्रूव करना है, प्रूव करिए। इंदिरा गांधी ने हमें अपने राजतंत्र में एक इमरजेंसी लगाई थी। जब जो भी उनका विरोध कर रहे थे, उनको पकड़ कर उन्होंने जेल में डाल दिया। कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ करने की स्वतंत्रता उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी थी। वेरी गुड एग्जांपल, क्लैपिंग कर दीजिए। जब पावर बहुत अधिक होती है, पावर मेक्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्युटली करप्ट। जब पावर बहुत अधिक हो जाती है तो वो बिल्कुल बर्बाद कर देती है। इनका एग्जांपल आप ये बताइए, ये बात ठीक नहीं है। कितनी भी सत्ता हो तो भी हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ में है, हम अपना डिपेंड करते हैं। अगर हमारी सत्ता, इससे हमारी स्वतंत्रता खत्म नहीं होगी, इससे और ज़्यादा मजबूत होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। अगर हमारी सत्ता मजबूत है तो हमारा देश मजबूत होगा। आंधी चाहे तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना। वेरी गुड। अब अभी एक तर्क इधर से लूं, एक तर्क इधर से लूं, निर्णय इनसे कराऊं, इन दोनों में से किसकी बात अच्छी लगी? टाइम कम, इसलिए एक एक्टिविटी, उनका तर्क, इनका तर्क, किसका तर्क अच्छा लगा? एक छांटना। वेरी गुड। मैं मैडम की बात से ज्यादा सहमत हूँ। आप कोई इनमें से, इनके साथ कौन कौन है और उनके साथ कौन कौन है? आप कहेंगे हम तो अपनी पार्टी के साथ हैं ना, दोनों ही एक सिलेक्ट करना। जब एक को सिलेक्ट करना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। देखिए ये हमारे बहुत टीचर है, आई नो हिम, वेरी गुड टीचर, लेकिन जब निर्णय करना है, हाँ, इससे आप किसके साथ हैं? मैं स्कूल के साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ। क्यों? तर्क दीजिए, तर्क दीजिए। अगर सत्ता अपने हाथ में आती है तो इकोनॉमिक क्राइसिस जाता है। देखिए इनकी बात, ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है। अब आप, मैं चाहूँ तो 1 घंटे इसी पे डिस्कशन करा सकता हूँ। ऐसी एक्टिविटी कराइए क्लास में। एक सरल सी बात ये है, इनका आइडिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो टॉल्टन कहता है कि पॉवर जहाँ प्रभुता पाए काहे मत नाई, जिसके पास प्रभुता है उसको अहंकार होता ही है। लेकिन ये भी बात ठीक है कि कैलेमिटी इज द टेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी। जब संघर्ष होता है तभी आपकी पहचान होती है। दोनों तर्क ठीक हैं, लेकिन इन दोनों तर्कों में इनका तर्क ज्यादा सशक्त है, क्योंकि जो प्रहलाद बनते हैं वो तब के ही बनते हैं। आघातों में, प्रतिघातों में
जीवन के झंझावातों में कदम मिलाकर चलना होगा, अटल जी कहते हैं। और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, तभी तो आचार्य कहलाता हूँ। ये जब होता है तो देखिए बात इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। कितना जॉयफुल वातावरण होगा क्लास का। मैंने एक सरल सा बात किया, उसमें से हर व्यक्ति की क्रिटिकल थिंकिंग दिखाई दे रही है। ये सब तैयार बैठे हैं, मुझसे पूछो तो मैं बोलूँ। अभी सब तैयार बैठे हैं और आप भी तैयार बैठे हैं, लेकिन टाइम कम है। आप क्लास में करिए क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, उसके बाद क्रिएटिविटी हो गई। अब आइए क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में निकलवाता हूँ। हम सभी सुनते हैं पानी से प्यास बुझती है, ठीक है, सबने सुना है, हम सब पढ़ाते हैं पानी से प्यास बुझती है। ये बात कैसी है, सही है गलत? ये बात बिल्कुल सही है। आप बताइए, सही है? मैं कहता हूँ ये बात गलत है। ये सरफ की बहनें कहती हैं गलत है। अब आपको ये गलत सिद्ध करना है, उनको सही सिद्ध करना है। ये होगा क्रिटिकल थिंकिंग। अगर पानी से प्यास बुझती तो 3 घंटे बाद फिर क्यों लगी? जो दिया बुझ जाता है वो दिया फिर अपने आप जलता है क्या? जिसका घी तेल खत्म हो गया तो वो दीपक बुझ गया, वो दोबारा नहीं जल सकता। वैसे ही यदि प्यास बुझ जाती तो दोबारा 4 घंटे बाद क्यों लगेगी? इसका मतलब है पानी से प्यास नहीं बुझती, प्यास पोस्टपोन्ड होती है, थोड़ी देर के लिए प्यास स्थगित होती है। ये है क्रिटिकल। जो चीज आपको सही दिखाई देती है, अब इसके आधार पे बच्चों से कई एग्जाम्पल बनाइए। मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु एक त्योहार है। ये क्रिटिकल थिंकिंग का काम है। मृत्यु एक त्योहार है। कैसे? हमने तो देखा है लोग मरते हैं तो 90% बहुत बुरी हालत होती है। 100 बिच्छू काटने का दर्द होता है मरते से। ये आत्मा 70 साल इस शरीर में रही, जब ये निकलती है तो इसका मोह हो जाता है शरीर से, तो निकलते समय 100 बिच्छू काटने का बराबर दर्द होता है। लेकिन ये दर्द 0 हो सकता है, उनके लिए मृत्यु त्योहार है। 0 किसके लिए होता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म, ये मेरा ये शरीर तो पदार्थ है, काम सब करता है शरीर, और फल की इच्छा करते हैं हम। ये गलत बात है। मैं तो चेतना हूं, मैं तो नहीं करता, काम तो सारा शरीर कर रहा है। तो फल की इच्छा पदार्थ कर रहा है और पदार्थ ही उसको फल चाहिए। ये बात जो जान लेता है वो अपनी मृत्यु को त्योहार बनाता है। ये शरीर मेरा नहीं है और मैं सारी शक्ति इस शरीर पे लगाए रहता हूँ। तो वो जिसने ये समझ लिया इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है, तो कुछ भी हो जाए कष्ट नहीं होता। इसलिए जिन लोगों ने अपने जीवन में इस बात को जान लिया कि ये जो संसार है जिसको हम कहते हैं ये मेरा है, धनमर्थी उत्तमर्थी इति वालों ये धन मेरा है, पुत्र मेरा है, ये मूर्ख लोग सोचते हैं। जब ये शरीर मेरा नहीं है तो इस शरीर के द्वारा प्राप्त हर चीज मेरी नहीं है, तो तनाव नहीं होगा। ऐसे लोगों की मृत्यु फेस्टिवल हो जाए। और ये फेस्टिवल बनाने वाले 1-2% है, मैंने देखे। बात करते करते, ध्यान करते करते अपने संघ के परम सत्संगकारक मानस सके मॉर्निंग वॉक करके आए, ध्यान में बैठे, कार्यकर्ता सोच रहे हैं जलपान का समय हो गया, भाई साहब जलपान के लिए क्यों नहीं आए? ध्यान में बैठे बैठे चेहरे पर शस्त्र नहीं है, स्टेज पर बैठे बैठे कह दिया ये तू शरीर है, तेरे साथ बहुत रह लिए हम चाह। ऐसे में कई उदाहरण दे सकते हैं। गांधी जी जो विद्या भारती के संस्थापक हैं, उन्हें वृंदावन में आचार्य था, एकादशी है, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेके आओ। बिहारी जी का प्रसाद पाया, बोले आज भोजन नहीं करेंगे, बिहारी जी का प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेकर बिहारी जी का ध्यान किया, बैठे बैठे स्टेज पर। ये है मृत्यु को त्योहार। पूरा जीवन दूसरों के लिए लगाया,
इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हमें बहुत गहराई की ओर ले जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ ले जाती है? जो सच्चाई है। अब ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग से आप उसका अर्थ निकालें। भोजन से भूख मिटती है, गलत बात है। क्योंकि घर खाते हैं, अभी 4 किलो भर जाए दोबारा 6 किलो खा जाएंगे। अगर एक बार भूख मिट जाए तो दोबारा नहीं खाते। भूख मिटती थोड़ी है, भूख बढ़ती है खाने से, भोजन से भूख बढ़ती है। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग से पता चलेगा, वैसे तो नहीं चलेगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग करवाइए। उसके बाद अगला नाम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द गुड स्किल। हम सब कम्युनिकेशन इस प्रकार का होता है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, 3 शब्द लिखिए। एक अच्छे टीचर को 3 बातें चाहिए: नॉलेज, कम्युनिकेशन, नॉलेज, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट। 3 शब्द लिखिए। पहला नॉलेज, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा कमिटमेंट। तीनों की हिंदी बता देता हूँ। नॉलेज मीन्स ज्ञान, कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण, संचार, संप्रेषण और कमिटमेंट मीन्स प्रतिबद्धता। एक अच्छे आचार्य को ये 3 बातें चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग से आपको बताना है कि इनमें नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, नंबर 3 पे क्या होना चाहिए। हाँ है? अब कम्युनिकेशन नंबर 1 पे और तीनों बताओ खड़े होकर। कम्युनिकेशन, हाँ नॉलेज। इन्होंने बोला पहले नंबर पे कम्युनिकेशन, दूसरे नंबर पे नॉलेज, तीसरे नंबर पे कमिटमेंट। अब इनकी बात से सहमत कितने लोग हैं? कोई सहमत है इनसे? एग्री है? हाँ, आप इनसे सहमत हैं? अच्छा, 2 लोग सहमत हो गए, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये गलत कैसे है? जब तक मैं कुछ जानूंगा नहीं तो बोलूंगा क्या? मुझे कुछ है ही नहीं नॉलेज। अगर आप हमसे कहें कि आपको एआई पे बोलना है 2 मिनट, मुझे एआई आती ही नहीं तो मैं बोल सकता हूँ? बोलने के लिए क्या चीज जरूरी है? नॉलेज। तो नॉलेज कम्युनिकेशन से पहले एक संकेत कर दिया। अब तीसरी बात है, 3 बात, कमिटमेंट रह गई। नॉलेज ये कह रहे हैं पहले नॉलेज फिर कम्युनिकेशन फिर कमिटमेंट। ये भी बिल्कुल गलत है। पहले नॉलेज, हाँ, पहले कमिटमेंट है फिर कम्युनिकेशन है, पहले नॉलेज है फिर कम्युनिकेशन, कमिटमेंट सबसे बाद में। ये भी बिल्कुल गलत है। अब तो सही आंसर अपना आ है। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ ये गलत है, तो इसके पीछे लॉजिक चाहिए। जहाँ कमिटमेंट है, कमिटमेंट इज नॉट अ क्वालिटी, इट इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। कमिटमेंट अद्भुत चीज है। जिसके पास कमिटमेंट है वो सब कुछ कर सकता है। यानी कमिटमेंट होगी तो नॉलेज होगी ही, और नॉलेज होगी तो कम्युनिकेशन होगा ही। तो सही आंसर क्या हुआ? कमिटमेंट, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। ये बड़ी सरल सी बात दिखाई देती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से हमें तब समझ में आया। इसके अलावा कोई आंसर ठीक कर दे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। बेस्ट आंसर ये है, हमारे सबके जीवन में कमिटमेंट होनी चाहिए। अब अगर आपके पास कमिटमेंट है तो जो लोग कमिटेड आए इस वर्ग में, वो कम से कम यहाँ से जाने के बाद 10 नए काम करेंगे। और जिनके पास कमिटमेंट नहीं है वो क्या कर रहे हैं? 8 दिन का वर्ग है ना, तो वो जैसे ही वर्ग छूटेगा तब वो कहेंगे क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो कहेंगे भोजन होगा, भाषण होगा, घूम घूम उद्घाटन होगा। केवल 8 ही दिन का तो है टेंशन, फिर काटेंगे साल भर टेंशन। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनके पास कोई कमिटमेंट नहीं है। जिनके पास कमिटमेंट है वे 10 काम करेंगे और खुश हो जाएंगे, और जिन पे कमिटमेंट नहीं है वो कह रहे हैं भाई साहब ऐसा बुरा वर्क मेरे जीवन में कभी 8 दिन बताओ वहाँ घेर लिया, इतने जरूरी काम थे मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम हो गई। वो सब बिना कमिटमेंट वाले ऐसे होते हैं, और कमिटमेंट वाले हर चीज़ को फेस्टिवल बनाते हैं। तो कमिटमेंट होती है तो नॉलेज होगी, और नॉलेज होगी तो कम्युनिकेशन होगा ही।
इसे कहते हैं क्रिटिकल। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, और एक टीचर ने ये क्लासरूम में एक्टिविटी है, क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन दो कि बच्चे सोचें और नए नए आंसर बनाएं। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री की 4 शब्द प्राय बोलते हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, सीए हो, टीचर्स हो, उनसे कहते हैं मेरे डियर टीचर्स तुम ये 4 काम करो, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, इनफॉर्म। ये बोलो 4, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इनफॉर्म। अब उन्होंने ये 4 शब्द बोल दिए, लेकिन मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता रहता हूँ। क्या क्या हो गए? रिफॉर्म, परफॉर्म, इनफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये 4 काम करने हैं अच्छे टीचर को, अच्छे इंजीनियर को, हर एक देशवासी को। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 4 काम जो करेगा वो देश का असली नागरिक कुछ करके दिखाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ये 4 काम करने हैं तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा करेंगे, नंबर 2 पे कौन सा करेंगे, नंबर 3 पे कौन सा करेंगे, नंबर 4 पे कौन सा करेंगे? जिसने तुरंत आंसर दिया वो निश्चित गलत होगा। ये जितना सरल लग रहा है उतना ही करने है। 4 काम इनकी हिंदी समझ में आ गई? रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, इनफॉर्म। कोई हिंदी समझ में नहीं आएगी मैं बता सकता हूँ। वैसे तो जानते हैं रिफॉर्म माने सुधार करना, परफॉर्म माने क्रियान्वित करना, उसको लागू करना। आप इतनी जल्दी बोल रहे हो गलत है निश्चित, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग टाइम लगती है। हर चीज का आंसर सोचो। अब सोचिए, अब इस समय ये चल रहा है, एक भी इनएक्टिव नहीं है, सब सोच रहे हैं हो क्या रहा है। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना आप, या सोच रहे हैं कि कब जाए यहाँ से? अच्छा ठीक, थैंक यू। तो ये 4 काम हैं, यू हैव टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल। हाँ चलिए 30 सेकंड हो गए। पहले इन्फॉर्म, ये कह रहे हैं कि मैं कुछ करूं चाहे न करूं, प्रदेश टीचर से कहूंगा भाई साहब आपने वर्क कराया, बड़ा आनंद आ गया, मैंने 10 काम कर दिए हैं, किया कुछ नहीं। पहले इन्फॉर्म कर दिया, कुछ न करके भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, कुछ न करके भी इन्फॉर्म कर देंगे। ये करोगे? अरे पहले कुछ करोगे तब इन्फॉर्म करोगे ना। इन्फॉर्म क्या करोगे? हाँ सबसे पहले मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अब आप सोचिए, लेकिन आपका आंसर ठीक है, मैंने आपके आंसर को गलत कर दिया, आप ठीक कर दीजिए। देखिए स्टैंड अप, इन्होंने कहा सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करूँगा, तो मैंने कहा जब तुमने कुछ किया ही नहीं, ना रिफॉर्म किया, ना परफॉर्म किया, ना ट्रांसफॉर्म किया, तो तुम क्या इन्फॉर्म करोगे? यही कहो भाई साहब वर्क आपने करा दिया, आनंद आ गया, कुछ न करके ये सूचना देंगे। आप इसको सही जैसे हमारे पास ये लगा इसलिए हम सोचना है। हाँ देखिए, इनके लिए ताली तो इसलिए बजाऊंगा, इन्होंने आंसर तो दिया हिम्मत करके, ये कह रहे हैं, और एग्जाम्पल बहुत सही दिया, एग्जाम्पल सही दिया कि इस वर्ग की सूचना आई, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, इन्फॉर्म। उसके बाद मैंने सोचा इस वर्ग में जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, तो मैं यहाँ रिफॉर्म करके आया, फिर मैंने यहाँ परफॉर्म किया, अब मैं अपने स्कूल में जाके ट्रांसफॉर्म करूंगा। बात में दम है, लेकिन इस बात से सहमत कौन बोल रहे हैं? मैं भी सहमत नहीं, क्योंकि विज्ञान है। अब मैं अपना एक आंसर देता हूँ, फिर आप लोग सही करेंगे। मेरा मानना है कि आप कहीं भी आप आते हैं तो सबसे पहले चीज़ों को रिफॉर्म करोगे, उनको सुधारोगे, फिर परफॉर्म करोगे। कोई कमी है मुझमें, इस वर्ग में मैं आया, मुझे लगा कि इस वर्ग में सुनने के बाद मुझमें 10 कमियां हैं जो मैं पहले से नहीं करती थी, अब मैं उनको रिफॉर्म करूँगी। रिफॉर्म करने के बाद मैं स्कूल में जाके परफॉर्म करूँगी। जब मैं परफॉर्म करूँगी रिफॉर्म करने के बाद, तो मेरी परफॉर्मेंस में ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी, और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो प्रदेश निरीक्षक जी को इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं आएगी। एक तो ये लॉजिक है। तो पहले रिफॉर्म करो, फिर परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म अपने आप हो जाएगा, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। ये मेरा आंसर है। अब आप बताइए किससे सहमत?
इनसे सहमत है। ये कह रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर हम परफॉर्म करेंगे, फिर हम रिफॉर्म करेंगे इस वर्ग में, और स्कूल में जाकर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हाँ आप इनसे सहमत हैं? ना बिल्कुल, आप अपने बताइए, दूसरे को मत बताइए। यहाँ अपना बताना ही तो अपना है एक्सपीरियंस, यही एक्सपीरियंस है। तो आप इनकी बात से सहमत हैं, आप किस बात से सहमत हैं? अब तो बढ़िया है। अब इनके साथ बहुमत है। अब देखिए इनके साथ कौन कौन है, जरा हाथ उठाएं। मैं 7-20 मेरा है। हाँ आप लोग किसके साथ हैं? बीएसपी के, बीजेपी के? ये तो कह रहे हैं हम तो सब पुराने बीएसपी के आदमी हैं। क्यों नहीं बोल रहे? अरे आप मेरे साथ हैं, इनके साथ हैं? मेरे साथ जो हाथ उठाए। अब देखो डर के मार उठा दिया। अब जो इनके साथ है वो हाथ उठाए, हाथ नीचे। जिन्होंने कहीं हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाए। हाँ आप किसके साथ? सर पहले परफॉर्म करेंगे, पहले काम करके तभी सुधार करेंगे, हाँ और फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। देखिए सीधा सा नियम है, पहले मैं परफॉर्म करूंगा, तब मुझे जो कमी ध्यान में आई उनको रिफॉर्म करूंगा, तो ट्रांसफॉर्म अपने आप हो जाएगा, इन्फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी दमदार है, क्योंकि इनका लॉजिक है। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हमें ये पता चले कि सभी सही हैं, तो अंत में कहेंगे वही तो ही में अंतर ऐसा, वही तो ही में अंतर ऐसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अब ये सब आप खड़ी हो जाइए, आप खड़ी हो जाइए, ये खड़ी हो जाइए, इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि तीनों के लॉजिक इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनके लिए तारीफ बहुत जोरदार है। इसे कहते हैं क्लासरूम ट्रांजैक्शन। सिट डाउन प्लीज। देखिए ये किताब का आंसर नहीं है, इसमें एक्सपेरिमेंट भी है, इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है, इसमें बी और सेल्फ भी है, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, बच्चों की सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो नहीं बोले हैं वो भी सोच रहे हैं ये तो हमारी पार्टी का आदमी है, सब तैयार। ये आंसर जब मैंने बिहार में पूछा, देखिए लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा चलती है। मैं अपने जीवन में यही बोलता रहा जो उन्होंने कहा, किसी भी स्थान पे जाओ पहले परफॉर्म करो, तब अपनी कमियां ध्यान में आती हैं उनको रिफॉर्म करो, फिर जब दोबारा करेंगे रिफॉर्म करके तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगी, फिर हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे आचार्य प्रधानाचार्य कुछ नहीं करते, पहले इन्फॉर्म करते हैं। भाई साहब आपने वर्क कराया, बड़ा आनंद आया, हमने अपने विद्यालय को ज्ञान का केंद्र बनाया, बहुत ऊंचा नाम कमाया, आपको सूचनार्थ प्रेषित, और विद्यालय में तो कुछ नहीं। ये भी तर्क है, लेकिन वो कह रहे हैं ये सब देखा गया, इन्फॉर्म करने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। भाई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक क्या कर पाएंगे? पहले हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि ये कमियां हैं, फिर हमने परफॉर्म किया, फिर कमियां देखी, फिर रिफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म अपने आप हो गया। इसे कहते हैं, इसलिए आज ये कहा जाता है कि सेट क्वेश्चन सेट आंसर का जमाना चला गया है। अब हर बच्चे से इस वर्ष IAS में निबंध आया है, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रेशन। गणित हमारे विवेक का संगीत। तो समझ ही नहीं पाया इसको। गणित जो है, मैंने कल मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल दिया था, गणित हमारे विवेक बुद्धि का संगीत। अब इसका कोई अर्थ समझेगा तभी तो नहीं पाएगा। देश में इतने लड़के बैठते हैं 14-15 लाख, उनमें से 300-400 IAS लिखते हैं। वे बच्चे अपने ढंग से सोचते हैं। एक निबंध इस वर्ष जो आया है वो कितना सुंदर, ऐसे निबंध आते हैं और 150 नंबर का एक निबंध, 150 का दूसरा निबंध, 300 नंबर का निबंध जिसका ठीक हो जाएगा, ये किताब से होता ही नहीं है और इसका एक आंसर नहीं होता, ऐसे ही आंसर होता है। अब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो ये नहीं कहेगा पहले परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, वो लॉजिक पढ़ता है
मैं इनके लॉजिक से बहुत प्रभावित हो गया, इनके लॉजिक से बहुत प्रभावित हो गया, इनके लॉजिक से बहुत प्रभावित हो गया। इन तीनों में मैं सबसे ज़्यादा नंबर तो दूंगा और वो IAS बन जाए, ये IRS बने, तो कहेंगे चलो हम IAS ठीक। तो जो बच्चे जैसे सोचते हैं इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्लासरूम ट्रांजैक्शन कैसे करूँगा? तो अभी आपसे एक बात मैं पूछता हूँ, लास्ट एक्टिविटी, क्लास में जब ट्रांजैक्ट करो तो ये चीज़ें तैयार करके ले जाओ। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये गोला नदी है, मैं यहाँ रहा तो मैं कहता था मैं 7 साल से इस गोला नदी को पार कर रहा हूँ, इस गोला, ठीक है। या मैंने 38 साल विद्या भारती में पढ़ाया है, मैंने 38 साल विद्या भारती में पढ़ाया है। ये बात सही है कि गलत है? मैंने सही भी है ना, ये बोलना है सही या गलत और वो सिद्ध करना है। चिंता मत करो, क्योंकि जो आप आंसर बोलोगे उसे मैं सही सिद्ध कर दूंगा। मुझे विद्या भारती ने स्कूल की सेवा करने का अवसर दिया। मैं इस चीज़ से नहीं, आपको सही गलत बोलो। मैंने 38 साल विद्या भारती में पढ़ाया है, ये बात सही है कि गलत? बोलो सही या गलत? हाँ हाँ जल्दी बोलो, गलत है? हाँ वहीं से बोलो, सही है कि गलत है? गलत है। और आप कह रहे हैं सही है, गलत है। अच्छा आप कह रहे हैं सही है। अच्छा आज पहली बार आप लोगों ने मूड कैसे बना लिया सही बात को गलत बोलना? सही बात को गलत करना और सिद्ध कर देना, ऐसा सब जगह नहीं होता है। कौन कहता है मेरे पास सर्टिफिकेट है, किशन लीव सो एंड सो हैज डन इन दिस विद्या भारती फॉर 38 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास है। हाँ हाँ तो चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं 8 साल मैंने सरस्वती विद्यालय में पढ़ाया। ये बात सही है कि गलत है? सही है। ये कह रहे हैं 8 साल मैंने सरस्वती विद्यालय में पढ़ाया, ये बात सही है। आप कहते हैं गलत? अरे ये सर बिल्कुल गलत है। अब ये निबंध आया कि कोई भी व्यक्ति यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप एक नदी को दोबारा पार नहीं कर सकते। अब लड़का कौन सोच पाएगा? ये नदी है, मैं 24 साल से अपने गांव जमुना जी पार कर रहा हूँ और मैं गाँव बोल रहा हूँ साहब मैं बचपन से इस नदी को पार कर रहा हूँ। सुनने वाले सुन लेते हैं, सही मान लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने 8 साल संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत सिद्ध कैसे करूँ? इसमें दिमाग लगता है, क्योंकि मैं हर समय मेरे शरीर में चेंज होता है, हर मोमेंट। जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ, जो मैं अभी हूँ तो 1 मिनट पहले नहीं था। हर क्षण हम में चेंज होता है। एक तो मैं वो नहीं रहता, तो मेरे काम में तो होता है, तो मैं स्थायी नहीं है। दूसरे जो पानी कल था वो पानी दोबारा कभी नहीं मिलता, तो मैं उस नदी में नहीं कर रहा हूँ, जो नदी कल थी। नदी बदल गई, मैं बदल गया। तीसरे वो समय नहीं है। अभी मैंने इसको क्रॉस किया मैट को, अभी मैं दोबारा क्रॉस कर रहा हूँ, टाइम बदल गया, मैं बदल गया, पानी बदल गया। जिस बच्चे ने ये 3 बातें सोच ली तो चेंज एंड चैलेंज इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परिवर्तन सदैव होता है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। ये ऐसे झूठ हम रोज बोलते रहते हैं। सुनने वाले भी सुनते बड़े गर्व से, कल पर्चा कराया किशनवीर जी ने विद्या भारती में इतने दिन काम किया। आप बड़े गौरवान्वित हो, कुछ नहीं किया, क्योंकि हर चीज बदली है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपका अहंकार शून्य हो जाता है। मैंने 35 वर्ष इंग्लिश पढ़ाई, जो बच्चे मेरे सामने आए वो हर बार नए थे, जो कुछ मैंने पढ़ाया वो हर बार नया था। इसलिए कोई ये कहता है कि 10 साल से मैं अच्छा रिजल्ट किया, 1 साल खराब हो गया, तो ये तर्क इतना बेहुदा है, कुछ पूछो ना। लेकिन 12वीं बार जो बच्चे आए वो बिल्कुल नए थे। इसलिए किसी भी टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा 10 साल का रिजल्ट बहुत अच्छा था, 11वीं साल खराब हो गया तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल कर दिया, गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आए थे वो एकदम नए थे, उन्हें तुम्हारी 10 साल की परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। ये है टेक्निकल थिंकिंग, ये हमारे दिमाग
जब ये बातें हमारे दिमाग में आई तो हमारा अहंकार भी खत्म होगा, हमारा आलस्य भी खत्म होगा, हम फिर से नए रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हम 1 सेकंड पहले थे वो अब नहीं है। इस पे जिसने लिख लिया वो IAS 4-5 चीज, इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्लासरूम में कैसे पढ़ाई जाए, मैंने अभी बोला तो आज तो मुझे ये लगा कि आप सब लोगों ने गलत बोल दिया, लेकिन गलत क्यों नहीं कर पाया बताइए। मैंने 8 साल सरस्वती विद्यालय में पढ़ाया, ये गलत बात है, चलो अपनी एक बात बता क्यों करा। जब आपने एक संस्कार हमने पढ़ाया विद्यालय में, हाँ इनका करके आपने विद्यालय नहीं पढ़ाया, हमने विद्यालय में पढ़ाया, फिर ये कहेंगे हमने विद्यालय में नहीं पढ़ाया, क्लासरूम में पढ़ाया, फिर ये कहेंगे हमने क्लासरूम में नहीं, हमने सेक्शन में पढ़ाया, हमने सेक्शन में नहीं, हमने भैया को पढ़ाया, फिर ये कहेंगे हमने भैया को नहीं, भैया को दिमाग को पढ़ाया। ये कोई तर्क नहीं, ऐसे बेरुखी तर्क नहीं चाहिए। विद्यार्थी और विद्यालय में क्या अंतर है, सब एक ही बात है। तर्क ऐसे दीजिए जो मेरे ऊपर आए, मेरे को सुधार करें, मुझ में सुधार करें। जब मैं ये तर्क देता हूँ कि मैं हर क्षण बदल रहा हूँ, तो मैं दोबारा वो नहीं रहा। इस तरह से समझ में आया कि वी शुड प्रिपेयर फॉर एवरी मोमेंट। हर दिन, हर क्षण के लिए मुझे नए रूप में रहना है। यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरी डे। इसलिए चेयरमैन साहब पूछते थे गांगुली जी, द टीचर ऑफ यस्टरडे एंड टुडे विल नॉट बी द टीचर ऑफ टुमारो। The teacher of today and teacher of yesterday will not be the teacher of tomorrow. अब आप और छोटा कर लीजिए इसको। The teacher of this period, the teacher of this minute will not be the teacher of future minute. हर मिनट मुझे तैयारी करनी है, हर मिनट मुझे अपने से जूझना है। जीवन में कुछ ऐसा करो कि न कोई जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता है। हम हमेशा दूसरों से लड़ते हैं, हम अपने से लड़े कि मुझ में ये कमियां है, ये ठीक है। जीवन में कुछ ऐसा करो कि न कोई जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। चाहे जो परिस्थितियां मिलें, कांटे मिलें, कलियां मिलें, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। जिसको ये समझ में आ गया कि मैं अपने से लड़ता हूँ, अपने में सुधार करता हूँ, परिस्थितियों पर आरोप नहीं लगाता, वह जिंदगी क्या जो जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। ये कोई जिंदगी नहीं है। उन्होंने इसलिए तो मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। हाथों में प्रति हाथों में कदम मिलाकर चलना। एवरी डे हमें अपना लेसन प्लान बनाना होगा, बच्चों को गले लगाना होगा, उनके अंदर झांकना होगा, उनसे प्रश्न निकालना होगा। ये जब चलता है अपने से, तब सब काम होता है। ये तो 4 एक्टिविटी 5 हो गई। अब आइए इंक्लूसिवनेस। मनीष तुम प्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। पहली एक्टिविटी होगी इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास वो होती है जिसमें सभी को इंक्लूड करते हैं। मुझे लगता है पहले तो यहाँ दुर्भाग्य से कोई ऐसा है नहीं जिससे नींद आ रही है, तो मैं नींद आने वाले का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो मेरी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसको शांति के क्षण महसूस हुए और वो सो गया। मैं ये क्यों कहूँ कि वो सो रहा है, मैं ये कहूँगा वो मेरी बात से इतना प्रभावित है। सबसे अधिक तो मेरा वही प्रिय है कि उसको इतना आनंद आया, उसके साथ जाया मुक्त है। ये असली विद्या मुझे मिली आज पहली बार इस बौद्धिक, तो मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। इसे कहते हैं इंक्लूसिव। हम क्या करते हैं, कोई सो गया सिगरेट मेरे पास में मैंने पड़ा है, ऐसा बोल करके हम सत्यानाश कर देते हैं। हम दुश्मनी करते, हम इंक्लूसिवनेस क्लास में। तो इंक्लूसिवनेस कैसे आती है कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे गांव से आते हैं, कुछ शहर से आते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बहुत कुशाग्र हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के हैं, कुछ और एवरेज हैं, लेकिन मैं सबको बराबर, मेरी सम्यक दृष्टि रहती है। सम्यक दृष्टि जिसकी है आचार्य की,
अभी सम्यक दृष्टि के 2 उदाहरण हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सम्यक दृष्टि ये तो फिजिकल होगी जो दिखाई दे रही है। मैं देखते समय मैं हर एक को देख रहा हूँ, मेरी पूरी क्लास में विजिल है। एक सम्यक दृष्टि होती है कि इसमें सभी आचार्य, सभी बहनें, सभी भैया बहुत अच्छे। मुझे याद है कि गर्म पानी पे पढ़ाते हैं, मुझे याद है कि मुआनी की क्या परिस्थितियाँ हैं, मुझे याद है कि बॉर्डर का विद्यालय कैसे चल रहा है वहाँ का, मुझे याद है। ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ तो मैं हर एक आचार्य के साथ उसकी परिस्थितियाँ देखता हूँ, सबको एक जैसा नहीं देखता। तो जिसकी स्मृति ठीक है, सम्यक दृष्टि ठीक है, तो मछली तालाब में अंडे देती है, घास का नेट बनाती है, उसमें अंडों के जाल लगा देती है। तालाब है, नदी है, तो मछली के पास कोई साधन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल दृष्टि है। तो मछली सुबह शाम अपने अंडों को देखती है और भगवान से कहती है, हे भगवान मेरे अंडों का ध्यान रखो। वो माँ मदर फिश सुबह शाम यही काम करती है। निश्चित समय के बाद उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तालाब में हजारों मछलियां हैं, लेकिन सारे पूंछ हिलाते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। मम्मी कहती है, अरे मेरे बच्चे, थैंक्स गॉड, भगवान तुमने बड़ा अच्छा किया, अपने बच्चों को लाड प्यार से इतना कुछ करती है। तो ये बताइए, केवल दृष्टि के कारण से वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी को पहचान लेते हैं, और कोई चीज नहीं थी, दृष्टि थी। दृष्टि भर से यदि अंडे में से निकला हुआ बच्चा अपनी मदर को पहचान लेता है, तो मेरी दृष्टि से मेरा स्टूडेंट मुझे क्यों नहीं पहचाना। अभी 2 लड़के आ रहे थे, मैंने इसको 6-7 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन जैसे उसने कहा मैं दिल से हूँ, आयु सत्या पेट्रोल पंप वालों के लड़के हो, मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो लड़का मेरे बाद आया इस स्कूल में, मैंने कहा सत्याल हो क्या? मैंने अपनी तुकबंदी, मेरी दृष्टि है, वहाँ सत्याल की पेट्रोल पंप पे एक कमरा पड़ा। बोला आप कैसे जानते हैं? अरे मैंने कहा एक कमरा बनवाया था, ये लाइक वेरी मच, लड़का गले तो कभी नहीं मेरे उससे मिला। अभी आज की इंसिडेंट बता रहा हूँ, अभी मैं जा रहा था उस के 2 बच्चे आए थे, दूसरा लड़का बोला हमसे भी कुछ कह दो, इसको तो आपने बता दिया सत्या की। मैंने अब मेरी परीक्षा हो गई, इसे कहते हैं दृष्टि। मैंने कहा हे भगवान अच्छा करो, बच्चे बड़ी तारीफ करते हैं, भाई फेस जानते हो। अब 6-7 साल पहले मैंने जिस बच्चे को देखा, तो मैंने कहा हे भगवान मेरी रक्षा आपने मेरे बस की। तो मैंने कहा मनीष करेगी से, अरे लड़का बोला वंडरफुल, जिसको मैंने छठी में 6 साल पहले छोड़ा, अब नौजवान हो गया, कैसे पहचान लिया? ये मेरी ताकत नहीं है, मैंने थोड़ा सा ये कहा हे भगवान मेरी परीक्षा है, इज्जत आपके यहाँ। मैंने अभी सरस्वती माँ से कहा मेरी प्रेजेंटेशन हो गई है, पर मेरी क्लास में हो जाए ध्यान रखें। तो मुझे सारी बातें प्रेजेंटेशन की आ रही है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी दृष्टि है कि अगर आप सच्चे मन से लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी। अब जब मैं ये कहूँगा बिहारी जी से, सरस्वती माँ से, तो वो खबर लेती हैं प्रेजेंटेशन से, अच्छी प्रेजेंटेशन चलेगी। आप भूल जाइए किताब, और मुझे बराबर आनंद आ रहा है, मैं अभी बोलते जाऊँगा और बातें, इतनी देर में 2 बातें हो जाएगी। तो इनक्लूसिव क्लास कैसे होती है कि आपकी दृष्टि ठीक है। दृष्टि 2 प्रकार से, क्लास में पढ़ा रहे हो, सभी भैया बहन दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, कुछ तो बहनें कॉपी चेक करती रहती हैं, बच्चे को मार के दिखाए यार, दृष्टि रखी। फिर मछली वाली दृष्टि, अंदर की दृष्टि ठीक है। तो जिस टीचर के पास सम्यक दृष्टि है वो बहुत कुछ करता है। दूसरी बात बताई टीचर के लिए, पहली लिखी सम्यक दृष्टि, मछली वाली लिया फिर भूल जाओगे। प्रकृति का एग्जाम्पल है, जिसकी सम्यक दृष्टि है, मछली कुछ नहीं करती है, केवल दृष्टि रखती है और प्रभु से प्रार्थना करती है, उसके बच्चे निकल करके अपनी मम्मी के पास कैसे पहुंच जाते हैं? एक होता है सम्यक स्मृति, प्रॉपर मेमोरी। मुझे याद है कि हमारा वो बालक MBBS में आया था, कल वाला, यहाँ संगीताचार्य था, भजन गाता था,
ना शशांक नहीं, अभी नाम याद आता है। तो वो बच्चे दोनों भजन गाते थे। एक आसिफ यहाँ का राघव, हाँ, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। क्या आनंद पवन जी, वो लड़के दोनों सक्सेसफुल MBBS, अच्छा गवैया, अच्छा डॉक्टर, हल्का बालक है। अभी औरंगा, क्या बात है, मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, इसे कहते हैं क्लासरूम ट्रांजैक्शन। आप जिसके पीछे पड़े रहते हैं, कभी बच्चों को जॉयफुल नहीं करते। मुझे पता है कि 2 दिन सोने वाले थे, मैंने उनका नाम नहीं किया, लेकिन मैंने काम ऐसा कर दिया कि वो भी चक्के। मैं क्यों नाम लूँ? मैं नाम लेकर के उन पर लेबल लगाऊँ, क्लास को बदनाम करूँ। मैंने अपना केयर बदल दिया, मैंने गाना शुरू कर दिया, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये हमने आगे चाहिए क्लासरूम ट्रांजिशन। हम क्यों बच्चों के लेवल लगा दें? कोई लेवल मत लगाइए, आप अपनी युक्ति से क्लास को जॉयफुल बनाएं, इंक्लूसिवनेस। अब इसके बाद एक अगला प्रयोग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हैंड ऑन टिपिक। कल मैं बताया था हैंड ऑन लर्निंग, बच्चों के हाथ से कुछ काम करना है, हैंड ऑन लर्निंग, हाथ के द्वारा। अगला कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है? जो मैंने अभी करवाया, जो मैंने बताया, उसमें से आपने अपनी कॉम्प्रिहेंशन से आंसर दिए, और इतना इंटरेस्टिंग आंसर थे, किसी से कोई अंतर नहीं हो सकता है। चौथा आंसर भी ठीक हो जाता, इनका भी आंसर सही है, इनका भी सही है। ये होती है कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। किसी को क्या लगता है कि प्रभु साकार है, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे तो राम, अस कछ समझ परत रघुराया, विरु तब कृपा दयालु दीन मोहन चुकन आया, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन नानक देव जी कहते हैं काहे रे बन भोजन जानी। दोनों की अंडरस्टैंडिंग वंडरफुल है, हम सबकी अंडरस्टैंडिंग वंडरफुल हो जाए। काहे रे बन भोजन जानी, काहे रे बन भोजन जानी। नानक देव जी कह रहे हैं मेरे प्रभु, जब मैं प्रभु का अंश हूँ तो मैं जंगल में, मंदिर में, मस्जिद में काय को खोलूँ, मैं अपने में क्यों नहीं खोलूँ? तो टू बी योर सेल्फ विद एजुकेशन, यही महावीर स्वामी ने कहा है। बहुत मध्य ज्यों पास बसत है, बहुत मध्य ज्यों पास बसत है, जैसे फूल में सुगंध है। मुकुर माही जस छाई छाई, मुकुर माही जस छाई छाई, काहे बन भोजन जाई। नानक देव जी कह रहे हैं काहे को जाऊं मैं जंगल में खोजने, तुम तो मेरे पास हो, मैं उसी को खोज रहा हूँ। यही एजुकेशन है, हर बच्चे में ईश्वर है, उस ईश्वर को बाहर निकालने की प्रक्रिया करो, वो ईश्वर है। तो नानक देव जी की बात वंडरफुल है, लेकिन जैसे हम तुलसीदास जी के पास पहुँचते हैं तो वो कहते हैं मेरा हरे तो कह मेरे तो प्रभु मेरे पास कुछ नहीं। और सूरदास जी के पास जाए वो अपनी कह देते हैं। तो सूरदास जी का अभी सूरदास जी कहते हैं कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, एक काम समर्पण से करो। बंदहु चरण कमल हरि राई, बंदहु चरण कमल हरि राई। हे भक्ति, हे कृष्ण भगवान, मैं आपके चरण कमलों की हरिराई करता हूँ, मैं प्रभु की प्रभुताई की वंदना करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, याद है इतना समर्पण होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जो करवाओ सो जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब
कछुदर साई, अंधे को सब कछुदर साई, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। इतना समर्पण चाहिए। उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण। याद है कि क्षमता होनी चाहिए। उनकी कृपा से, हमारे कृष्ण भगवान की कृपा से, जो बहरा है वो सुनने लगता है, गूंगा है वो बोलने लगता है, और जो भिखारी है वो चक्रवर्ती बन जाता है। या तो कितना डिवोशन ले लो, या फिर नानक देव जी की बात करो, मैं क्या चाहूँगा, मैं तो तुम हूँ, मैं ही हूँ, मैं क्लास में करके दिखाऊँ। लेकिन हम न इधर के रहते न हम उधर के, हम मौके की तलाश में रहते हैं कि रिजल्ट खराब हो गया, ऐसा क्या करेंगे, खराब हो गया तो गिरिराज जी की इच्छा थी, और अच्छा हो गया ये सब ऐसा मेरी मेहनत है। तो आप एक रास्ता अपनाइए, ये नहीं कहीं संकल्प कहीं समर्पण, एक अपनाओ, या तो संकल्प अपनाओ या समर्पण, लेकिन ये दो नाम पे पहले। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चों में हर प्रकार की अंडरस्टैंडिंग में डेवलप अगर साकार योग। अच्छा, अब आइए ये एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो कुछ हम पढ़ाते हैं भैया को, वो तीन चीज़ें देखते थे अब तक: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ठीक है, देखो तीन है: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ये तीन चीज़ों पे हम अब तक काम करते थे, लेकिन तीनों का अंतर बताएं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये होता कैसे? जैसे मैंने कहा ऑनरेबल दामोदर दास नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये क्या है इन तीनों में? ये नॉलेज, वेरी गुड। ये क्या है? नॉलेज। इस नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग बनाइए। माननीय मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये नॉलेज है, इसको अंडरस्टैंडिंग बनाइए अपने आप। जल्दी करिए। नरेंद्र मोदी कैसे बने? कैसे आपको से कैसे बने तो वो तो लगभग सबको पता है, लेकिन वो कैसे प्रधानमंत्री हैं? जैसे ही कैसे लगाया तो लड़का अंडरस्टैंडिंग करेगा। वो कहेगा आज तक कोई नहीं जो 4.5 घंटे सोकर 18 घंटे काम करता। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो 9 दुर्गों के व्रत रख करके गर्म पानी पी करके विदेश यात्रा करता हो, सबसे बढ़िया भाषण देता हो। वो अंडरस्टैंड में गया, वो बच्चा अंडरस्टैंड में गया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया का नहीं दिखा कि जिनको अमेरिका वाले कहते थे वीजा नहीं मिलेगा, आज अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे से ढूंढता है, अरे मोदी जी हमसे भी हाथ मिला दो। उसको लगता है ना ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर बच्चा अंडरस्टैंडिंग में जाता है कैसे, ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन नहीं, ये तो अर्थ मत बताइए। इसी बात को नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री की नॉलेज, नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये हमने जब सोचना शुरू किया तो ये होगी अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन बताइए। प्रधानमंत्री जी की तरह सुबह जल्दी उठने की कोशिश होती है, 3 से 4 घंटे। वेरी गुड, उनकी ताली बजा दीजिए। जब मैं प्रधानमंत्री जी की कोई एक बात अपने जीवन को उतारने का प्रयास करूँ, भाई हमारी भी चरित्र पूरी नहीं होती। हम क्या है, विद्यालय में ढके ढके, घर पे पिटे पिटे, सड़क पे कुटे कुटे, और कार्यालय में थके थके, दूसरों को निहारते रहे, सारा गुजर गया, गुबार देते। तो ये हमारा कोई जीवन है?
6 घंटे में भी नींद नहीं पूरी होती तो अभी हम थके थके रहते हैं, वो 4.5 घंटे में करते कभी खानी होती। तो हम ये देखेंगे वो कैसे नींद पूरी करते। मैं भी अपनी नींद को ठीक करूँगा कम समय, और उसके लिए उन्होंने अंदर जाइए ना, इसे है अगला काम होता है एनालिसिस। तो जब हमने ये लिखा कि मैं मोदी जी की तरह नींद पूरी कम समय में करना चाहता हूँ, ये होगी कैसे, तो अगली चीज़ क्या है, देखो एनालिसिस। फिर हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं, क्या विश्लेषण किया कि वो 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते फिर भी स्वस्थ हैं, तो आखिर क्या बात है। तो हमने देखा कि जब वो सोते हैं तो पैर से लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उनके ढीले तो योग मुद्रा होगी सी तल में ढीले ढीले, टखने ढीले ढीले, चरवाएं ढीले ढीले, पूरे पैर ढीले ढीले, नितंब ढीला, कमर ढीली, ढीला, पसीने ढीली, कंधे ढीले, हाथ ढीले, जो ऐसे करने से वो अपनी बॉडी को 80% रिलैक्स करता है योग निद्रा से। हम क्या करते हैं, पत्नी से लड़े लड़े, चारपाई पे पड़े पड़े और सो गए अकड़े अकड़े, सुबह मिले सड़े सड़े। ये क्यों होता है, क्योंकि हम 5 दिन इस काम में लगाते हैं। मोदी जी ये काम करते हैं, दिन भर का काम किया है, पैर की यात्रा शुरू करते हैं, पूरे शरीर की यात्रा शुरू करते हैं। तो जो शरीर सोकर के 3 घंटे में रिलैक्स होता है, वो दिन 5 घंटे हमने किसी देखा। ये है एनालिसिस, ये विश्लेषण हमने किया कि वो कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि वो योग निद्रा करते हैं 10 मिनट। अब आप एनालिसिस करिए, अब आप इसको सिंथेसिस करिए कि मैं एक आचार्य हूँ, प्रधानमंत्री को करते हैं, तो मैं अपनी थकान को दूर करते करते मैं क्या करूँगा। आज मैंने अंग्रेजी में 5 शब्द लिखाए थे, एक शब्द छूट गया है कल पर। आज मैंने भैया सुमित को बरामदे में डांट लगाई थी, कल सुबह जाकर उससे सॉल्व करूँगा। आज मुझको विद्यालय की वंदना में उपस्थिति कम रही थी, मैं कल इसकी उपस्थिति को ठीक करने का प्रयास करूँगा। आज प्रधानाचार्य से कुछ बड़बड़ हो गई थी, प्रधानाचार्य आए उससे पहले मैं उनको प्रधानाचार्य कक्ष में जाकर क्षमा करता। आप पैर से लेकर सिर तक की यात्रा करते करते अपने 10 काम समय से पहले सोचिए, फिर सो जाइए, तो आपके सपने अच्छे रहेंगे। लेकिन हम कभी भी ये 5 मिनट का काम ऑनेस्टली नहीं करते, इसलिए दिन में हम जो सीधी से करते हमारे दूसरे मिनट हैं कि सपने में भी रात का लड़े। अगर हम 5 मिनट ये काम कर लेते, जो सीधी तो मेरे छोटे भाई हैं, तो बात कहिए तो छोटे भाई हैं, सब सुबह जाते करने लगा, ये तो आनंद हो जाता। इस आनंद के लिए कितने मिनट लगे, 10। हम 10 मिनट नहीं लगाते, हम सोते समय चिंतन नहीं करते, हम पॉकेट पैड में ये सब बातें नहीं लिखते। जिनको ये सब बातें याद रहती हैं वो है कच्छपी, मदर डॉग। एक मदर डॉग होती है ना कच्छपी, नदी के किनारे डेली बैठती है, गट्टा बना करके तालाब के किनारे, वो तालाब में चली जाती है, उसको कुछ याद नहीं, कुछ नहीं जानती, केवल याद रखती है, कहते मेरे वहाँ अंडे हैं, हे भगवान ध्यान रखना। निश्चित समय पर उन अंडों में से बॉल जैसे बच्चे निकलते हैं। रास्ते में 80% लोग शिकार कर लेते हैं, कुछ भटक जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, 20% तालाब पर पहुँचते हैं अपनी मम्मी के पास। सैकड़ों कच्छपी हैं, लेकिन अपनी मम्मी के पास पहुँचे, वो हाथ फेरती है, मेरे बच्चे आ गए, भगवान ने बड़ा अच्छा किया। उनको पहले लाड़ प्यार करती है 1 घंटे, फिर उनको टहलना सिखाती है, फिर खाना सिखाती है, फिर ट्रेनिंग देती है। इसे कहते हैं मेमोरी, सम्यक स्मृति। कच्छपी के पास कुछ नहीं था, क्या चीज़ थी, मेमोरी, उसे याद था मेरे अंडे। उनमें से इस स्मृति के कारण से वो बच्चे अपनी माँ के पास पहुँच गए। टाइम हो गया लगता है? हाँ, तो मैं जल्दी, अब मैं हेडिंग बनाता हूँ। अब मैं केवल हेडिंग लिखना हुआ, एनालिसिस हो गई, सिंथेसिस, एवेल्यूशन लिखो, मूल्यांकन कैसे करें, इसकी एक्टिविटी अपने आप करिए। मूल्यांकन कैसे करें बच्चों का, फिर लर्निंग अंडर ओपन स्काई, खुले आकाश में बच्चों को पढ़वाना, फिर चैलेंज, बच्चों को चैलेंज की सिचुएशन में,
फिर बच्चों को चैलेंज के बाद हमने क्या सिखाया कि सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चे अपने को इवैल्यूएशन करें। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी कराएं। फिर बच्चों को लीडरशिप, बच्चों में अपने से कुछ करने की क्वालिटियाँ हैं, लीडरशिप। फिर इसके बाद अंत में सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रियलाइजेशन, वो क्या है वो समझें। ऐसी 15 एक्टिविटी को मैंने बिना प्रेजेंटेशन के बता दिया। इन 15 एक्टिविटीज़ को क्लासरूम में आपको करनी है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपकी क्लासरूम ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं गा करके समाप्त करता हूँ, हालांकि जो मैंने बहुत कुछ गा दिया है। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। पवन जी बैठे हैं, मैं छात्रावास में सुबह जाता था तो लोग जाते हैं, पढ़ो क्या कर रहे हो अभी तक नहीं लगे, ये कोई तरीका ऐसा है। तो मैं हॉस्टल में जाता था तो मैं करता था, मैं गाना शुरू करता था। अगले दिन हिंदी का पेपर है, 10th में एक पद था, वो मैंने गाना शुरू किया। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। एक रियल पक्षी होता है, वो लड़की में पैर में निकलता है, जिस दिन धरती में उसका पैर टच हो जाता वो मर जाता। तो सूरदास जी कहते हैं मेरे जो कृष्ण भगवान है उस हरियल पक्षी की जैसे लकड़ी जीवन बचाती है, वैसे मेरे भगवान मेरा जीवन बचाते हैं। हमारे कृष्ण भगवान उस हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, तो वो कैसे है? कैसे है? मन क्रम वचन नंद नंदन हुर, मन क्रम वचन नंद नंदन हुर। यों दृढ़ करे पकड़ी, यों दृढ़ करे पकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। ये गाया 80% बच्चे गाने से जगे। फिर जो नहीं जगे और गहरी नींद में सो रहे हैं उनको एक दो कहा वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय, लेकिन बदमाशा के बारे हैंगर खत्म। जो मैं हॉस्टल वार्डन से कहता था कभी गंदा बजा लोग कितने अचेतन मन से सो रहे होते, उन्होंने चाबी चक्कर मार दिया या गेट खटखड़ा, वो चौंकता है, उससे सारी जब वो गाना सुनने लगता है उसके अंदर थॉट्स आते हैं। फिर जब पेपर आया तो यही छंद एग्जामिनेशन में था, मुझे कुछ पता नहीं था इसे कहते हैं हमारे हर। मैंने वैसे गाया, फिर बच्चे बोले इसका अर्थ तो बता दो, फिर मैंने अर्थ बताया और 2 घंटे बाद पेपर आया तो यही छंद मिला एग्जामिनेशन। इसे कहते हैं इंट्यूशन। आप पवित्र मन से काम करिए, 20 बार मेरे बताए हुए क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। अभी भी इस वर्ष IAS में मेरा बताया हुआ निबंध आ गया। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मन से जरूर करता हूँ। तो हमने लिखा था एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू फॉरगॉट व्हाट यू हैव बीन टॉट इन द क्लास। जो कुछ यहाँ पढ़ाया गया आपको, जो कुछ किताबों में पढ़ा है, इस सब को भूल जाओ, तब जो बचे वो एजुकेशन। इस वर्ग में हमने जितना बताया था इसे सबको भूल जाइए। उसके बाद आपने अपने मन से क्या क्रिएट किया, क्या करोगे, यही आपकी एजुकेशन है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें सुन के और बहुत सारी बातें सुन के अपने मन से 5 नए काम करोगे तो आप बहुत अच्छे आचार्य बनोगे। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।